नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। सिडकुल स्थित बिग सैलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों को अचानक से कंपनी से बाहर निकाले जाने पर मजदूरों के द्वारा कंपनी के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन पर कई गंभीर आरोप कंपनी प्रबंधन पर लगाए गए। अचानक से कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकाल देना यह न्याय संगत नहीं। कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को कंपनी से निकाले जाने से 1 माह पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन कंपनी प्रबंधन की ओर से किसी भी तरह का कोई नोटिस कर्मचारियों को नहीं दिया गया, जिसके चलते अचानक से कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों द्वारा आज कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक यही गेट पर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तराखंड से ऐसा है, ये बिग सैलो कंपनी ने बहुत ही गलत तरीके से अपने करीब 300 से ऊपर के कर्मचारी जो काम कर रहे थे यहाँ पर, उनको अचानक निकाल दिया और यह है परमानेंट कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सबको निकालने की तैयारी में और ये फैक्ट्री बंद करने को यहाँ से जारी है। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कर्मचारी कहाँ जाएंगे, कौन जो इनके घर वाले हैं, कौन उनका भरण पोषण करेगा। तो ये सरासर गलत कंपनी ने किया है। हम अपने न्याय को लेकर आज यहाँ धरना प्रदर्शन करे हैं। जब तक कि इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लगातार ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारी ये मांग है कि जो ये कर्मचारी हैं, इनके भरण पोषण के लिए कंपनी प्रबंधन इनको। नाम शुभम कुमार। देखिए, ये जो प्रदर्शन चल रहा है ना, इस सैकड़ों की भीड़ है और यहाँ पे ये जो कंपनी है बिग सैलो कंपनी, यहाँ पे मजदूर जो काम करते थे हजारों की तादाद में, जिन्हें कंपनी ने बिना किसी टर्मिनेटर लेटर के, बिना किसी सूचना के कंपनी से बाहर निकाल दिया। एक एक करके 10-10 करके 100-100 करके इस तरीके से। तो ये लोग कहाँ जाएंगे बेचारे? ये देश भर से लोग आए हुए हैं और ये गरीब लोग हैं जो यहाँ मजदूरी कंपनी में करते थे। कंपनी ने बिना बताए इन्हें काम से निकाल दिया, जबकि नियम ये कहता है कि किसी मजदूर को कंपनी बाहर निकालने से पहले उसे टर्मिनेटर लेटर देती है कंपनी नौकरी से निकालने से 1 महीने पहले, जो कि अगर उसे बिना किसी सूचना के कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है मजदूर को, तो वह कंपनी के ऊपर केस कर देता है, जो कि कोई अधिकारी मजदूरों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग अंदर छुप कर बैठे हैं। ये लोग बेचारे रोज आते हैं, ऐसे ही करके चले जाते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप लोग रोज यहाँ पे आते हैं और चाहते हैं कि हम अधिकारी से बात करें, लेकिन जो फिर हमारे सर से बात। हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे अपराध की रोकथाम के लिए हरिद्वार एसएसपी द्वारा 10 चीता बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। चीता पुलिस का गठन हरिद्वार में अपराध की घटना को अंजाम देकर फरार होने वाले आरोपियों को पकड़ने के लिए किया गया है। चीता बाइक पुलिस को हर सुविधा से लैस किया गया है, जिससे तुरंत ही घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की जा सके। हरिद्वार में महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही थी, साथ ही अपराधी कई घटनाओं को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते थे। अब चीता पुलिस ऐसी घटनाओं को रोकने की कार्रवाई करेगी। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि चीता पुलिस की प्राथमिकता कंट्रोल रूम पर आने वाली सूचना को सुनना होता है। फील्ड में जब चीता पुलिस कार्य करती है तो लोगों में विश्वास होता है, क्योंकि चीता पुलिस घटनाओं को रोकने में अहम योगदान निभाती है। इसी को देखते हुए हमारे द्वारा 10 चीता पुलिस बाइक को शहर में लगाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका गठन किया जाएगा। चीता पुलिस को हर सुविधा से लैस किया गया है। आपराधिक घटनाओं को रोकने में यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएगी। उत्तराखंड में क्राइम की रोकथाम के लिए उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू द्वारा सीपीयू का गठन किया गया था, मगर सीपीयू सिर्फ चालान काटने तक ही सीमित रही, आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम। अब देखना होगा कि चीता पुलिस के गठन के बाद हरिद्वार में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम लेंगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। देखिए, हमारे शहर में जो चीता पुलिस है वो बेसिकली सारी सूचनाओं पर जो कंट्रोल रूम पर आती है उसको अटेंड करना उसकी प्राथमिकता होती है, और सड़क पर रहने से उनके जो है लोगों में विश्वास की भावना भी रहती है और कोई घटना होती है तो उसका तत्काल वो निवारण भी करते हैं। इसीलिए 10 जो नई चीता बाइक को शहर में अभी शुरू किया गया है, इसी तरह देहात में भी शुरू कर रहे हैं, और एक यूनिफॉर्म ड्रेस इनके लिए बनाई गई जो उनके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें वो अपने वेपन को भी रख सकें, पानी की बोतल भी हो, मोबाइल भी हो, डायरी भी हो। तो इस तरह से एक उनकी किट को भी वितरित किया गया है। तो ये बेसिकली जनता की व्यवस्था के लिए इसमें है कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसको लिखें, इंदराज करें, जिसको कोई भी अधिकारी चेक कर सके कितनी सूचनाएं प्राप्त हुई, क्या उसमें कार्रवाई हुई है, डायरी रखें अपने साथ। और साथ ही साथ मोबिलिटी बढ़ने से कहीं ना कहीं शहर में जो है एक जनता के ऊपर विश्वास होता है कि पुलिस हर जगह मौजूद है और कोई भी सूचना उसको तत्काल अटेंड करें। इसलिए इनको एक फ्लैग ऑफ करके एक नया मोटिवेशन करके इनको रवाना किया गया है। इसलिए स्ट्रीट क्राइम हमारा मकसद है कि जो स्ट्रीट क्राइम होते हैं, कहीं
पर्स छीनने की बात है, कहीं छेड़खानी की बात है या छोटी छोटी सूचनाएं आती हैं झगड़े की, उस पर तत्काल पहुंचने की बात है। तो थोड़ा जो काम वही है, लेकिन बस उसमें और त्वरित गति लानी थी और मोटिवेट करना था, इसलिए इस कार्रवाई को किया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा बाबा रामदेव की महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के कपड़ों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी के नेतृत्व में चंद्राचार्य चौक पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताते हुए इसे मातृशक्ति का अपमान बताया और बाबा रामदेव को महिला विरोधी मानसिकता का बताते हुए सार्वजनिक माफी मांगने की अपील करते हुए चंद्राचार्य चौक पर विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन में आप पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष हेमा भंडारी ने भाजपा को भी निशाने पर लिया। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी ने कहा कि बाबा रामदेव का अमर्यादित बयान महिलाओं के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी और उनकी गलत मानसिकता को दर्शाता है। उन्हें योग गुरु नहीं बल्कि भो गुरु कहना उचित रहेगा। उनका यह आपत्तिजनक बयान कि महिलाएं साड़ी सलवार सूट और बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं, महाराष्ट्र भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की मौजूदगी में दिया गया है। महिलाओं के प्रति बाबा रामदेव की गंदी सोच अमर्यादित और निंदनीय है। भाजपा महिला मोर्चा को आपकी महिला मोर्चा के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन में उतरना चाहिए, अन्यथा भाजपा की महिला विरोधी मानसिकता और बाबा रामदेव की महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी महिलाओं के प्रति नफरत और गलत मानसिकता को दर्शाता है। महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने वहां के उप मुख्यमंत्री की पत्नी वहां पर बैठी थी और पूरी सभा में उन्होंने जो है महिलाओं के लिए अपशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया कि महिलाएं बिना कपड़ों के भी अच्छी लगती हैं। तो वो एक तरह से योग गुरु नहीं है, उनको भोग गुरु कहा जा सकता है, क्योंकि ये इतना निंदनीय है। महिलाओं का अपमान वो एक बार नहीं पहले भी कई बार कर चुके हैं और इस तरह से वो संतों का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से भगवा पहनते हैं और ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसमें संतों का भी अपमान है। उन्हें महिला शक्ति से माफी मांगनी चाहिए और शायद वो भूल गए हैं कि 4 जून 2011 में जब वो वहां से भागे थे तो उन्होंने महिलाओं के ही कपड़ों का सहारा लिया था और आज वो इस तरह से महिलाओं का अपमान करने में लगे हुए हैं। तो इस तरह का अपमान आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति, क्या पूरी महिला शक्ति, पूरे हमारे देश की महिला शक्ति इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह से जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में नाबालिग छात्रा को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवती के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जसपुर मोहल्ला जुलाहान निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि मोहल्ला निवासी फैजल पुत्र सिप्ते हसन ने पिछली 6 जुलाई को करीब 12 बजे उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर खाना खिलाने के बहाने ठाकुरद्वारा रोड स्थित एक होटल में ले गया तथा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसकी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 328, 363, 376, 506 आईपीसी पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। जुलाहान में एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ उसी के मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति फैसल पुत्र सिप्ते हसन द्वारा पिछले 6 जुलाई 2022 को एक मन्नू रिजॉर्ट है ठाकुरद्वारा रोड पे, उस होटल में ले गए, उससे जहरीला पदार्थ पिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाई गई तहरीर दी हुई, जिस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है। नाबालिग है, पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। वहीं शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले यानी 28 नवंबर को विधानसभा प्रभारी सचिव हेमचंद्र पंत ने कार्यमंत्रणा समिति और विधानमंडल दल के बैठक की सूचना सर्वदलीय नेताओं को जारी की है, जिसमें शिरकत करने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सत्र के बिजनेस को बढ़ाने की जरूरत है, सत्र के कार्य दिवसों को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि यह सरकार काम के नाम पर जीरो है। सत्र में अनेकों मुद्दे जैसे राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अंकिता भंडारी, राज्य आंदोलनकारी, भू कानून, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनना जैसे अनेकों मुद्दे से सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। इतनी बेरुखी क्यों, कितनी अनदेखी क्यों? ग्रीष्म राजधानी का एक जो संकल्प था भारतीय जनता पार्टी का, आज वो कहाँ है, गायब हो गया, नज़ारत हो गया है। तो ये सवाल उठेंगे, ये भी सवाल पूछा जाएगा। आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक 4 बजे होनी है और उसमें चर्चा विस्तृत रूप से चर्चा होगी माननीय विधायकों के साथ, वरिष्ठ साथियों के साथ, कि कौन से विषय हैं। विषय अनेकानेक हैं। ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था, चरमराती हुई कानून व्यवस्था और भर्ती घोटाले,
और महंगाई, बेरोजगारी, आपदा से प्रभावित क्षेत्रों की अनदेखी, ये तमाम विषय हैं। इन विषयों पर चर्चा होगी। चर्चा के उपरांत हम प्रमुख विषयों को, प्रमुख मुद्दों को, जन मुद्दों को सदन में उठाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से समयावधि बढ़ानी चाहिए। अंतरिम बजट है, सप्लीमेंट्री बजट है और इसमें चर्चा नहीं होती है, लेकिन हमारा मानना है कि बिजनेस को बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरकार विफल हो चुकी है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो ये सवाल हमारे लिए, जनता के लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिरकार सरकार क्यों विफल हुई है। इसका सवालों का जवाब जनता के सवालों का जवाब, हमारे सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सत्रावधि बढ़े। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।